स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम परिचय करने जा रहे हैं भारत रत्न, भारत के बिस्मार्क और भारत को एक संघ बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका परिचय करते हुए हम निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम कोई क्विज भी ले रहे हैं, जो क्विज आपको ये वीडियो देखने के बाद देना चाहिए। वो मुद्दे हैं वल्लभ भाई पटेल्स अर्ली लाइफ, ड्रीम ऑफ अखंड भारत, रोल इन फ्रीडम मूवमेंट्स, खेड़ा मूवमेंट, बारडोली सत्याग्रह, सरदार पटेल्स रोल इन कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, राइटिंग वर्क ऑफ सरदार पटेल, ऑनर्स एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, प्री इंडिपेंडेंस रोल, पोस्ट इंडिपेंडेंस रोल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। इन मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा आज का वीडियो दोनों भाषा में बाइलिंगुअल बनाया गया है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। परिचय करने जा रहे हैं वल्लभ भाई पटेल का प्रारंभिक जीवन। जब हम वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात कर रहे हैं तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे। बाद में वो आज़ादी मिलने के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने और पहले गृह मंत्री बने। उन्होंने 565 रियासतों को एक नए स्वतंत्र भारत में एकीकृत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जो आज के लिए अविस्मरणीय है हमारे लिए। सरदार पटेल की इस वीडियो में हम आज जो बातें सीखने वाले हैं, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, हम उनके जीवन, दृष्टि, विचारों, व्याख्यानों और आधुनिक भारत में उनके महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा करते हैं। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, आज के गुजरात में हुआ था और उनकी जयंती हर साल हम आज राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। पटेल का जन्म नाडियाड, गुजरात में एक लेवा पटेल पाटीदार समुदाय में हुआ था। वे झवेर भाई पटेल एवं लाडवा देवी की चौथी संतान थे। उनके पिता का नाम झवेर भाई और माता का नाम लाडवा देवी था। सोमा भाई, नरसा भाई और विठल भाई उनके अग्रज थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से ही हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। वह महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। पटेल ने बार परीक्षा पास करने के बाद वह गोधरा, बोरसद और आनंद में कानून का अभ्यास करने लगे। उन्होंने एक उग्र और कुशल वकील होने की प्रतिष्ठा अर्जित की थी। तो ये महत्वपूर्ण है कि वह मशहूर वकील हो गए, मशहूर बैरिस्टर हो। उनका कहना है कि अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है। अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने और अन्याय का मजबूत हाथों से सामना कीजिए। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय एकता दिवस को पहली बार 2014 में नई दिल्ली में भारत की केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हम ये देख चुके हैं और उन्होंने लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। और सरदार पटेल एक लोकप्रिय भारतीय राजनीतिज्ञ थे। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला बड़ा योगदान है 1918 में खेड़ा संघर्ष।
इन्होंने 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व भी किया था। उनका कहना है, मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। यह उनकी खेड़ा आंदोलन की जब हम बात कर रहे हैं तो यह आंदोलन अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट के लिए किसानों द्वारा किया गया था और जिसकी अस्वीकृति पर सरदार पटेल, गांधी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और इसके बाद यह आंदोलन इतना तेज हुआ कि इसके सामने सरकार भी झुक गई और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। मतलब खेड़ा आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था और इसी से प्रभावित होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल राजनीति में आ गए। दूसरा सत्याग्रह है बारदोली सत्याग्रह। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुए एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस वृद्धि का जमकर विरोध किया और इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने, मतलब बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की और इस तरह से वल्लभ भाई पटेल सरदार के नाम से जाने लगे और सरदार पटेल की गांधी जी की अहिंसा नीति ने प्रभावित किया था और सरदार पटेल गांधी जी के बहुत ही नज़दीकी बन गए। इसलिए गांधी जी द्वारा किए गए सभी स्वतंत्रता आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे सभी आंदोलन में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। अगला मुद्दा है हमारा सरदार पटेल्स रोल इन कराची सेशन ऑफ कांग्रेस। तो 29 मार्च 1931 में कराची में किए गए कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते यानी दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई थी और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया और यही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की वीरता और उनके बलिदान की प्रशंसा भी की गई। फिर भी कांग्रेस ने किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की अपनी नीति दोहराई। कराची अधिवेशन में कांग्रेस का जो प्रस्ताव था दो मुख्य प्रस्तावों को अपनाया उन्होंने, जिनमें एक मूलभूत राजनीतिक अधिकारों से संबंधित था तो दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित था। हम इसको दोनों को विस्तार से हम देखेंगे तो ध्यान रहे कि एक मूलभूत राजनीतिक अधिकार और दूसरा है राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। ये दो चीजों पर आधारित था यह अधिवेशन। कल हमें कोई मदद देने वाला है इसलिए आज बैठे रहे तो आज भी बिगड़ जाएगा और कल तो बिगड़ेगा ही। यह सरदार पटेल की सोच थी। हम चर्चा कर रहे मूलभूत राजनीतिक अधिकारों से जुड़े प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान थे। तो यहाँ देखिए कि अभिव्यक्ति एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता, यहाँ इस प्रस्ताव में। दूसरी बात है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, क्योंकि जो बातें यहाँ दी गई है, जो बातें यहाँ सम्मिलित की गई है, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य होने के कारण इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं मिलती थी और राजनीतिक या स्वतंत्रता आंदोलन का यह हिस्सा होने के कारण यह प्रस्ताव पास किया गया है और यह प्रावधान रखे गए थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता, जाति, धर्म व लिंग आदि इत्यादि से हटकर कानून के समक्ष समानता का अधिकार, सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी, अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा एवं लिपि की सुरक्षा की गारंटी। यह दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित जो इस प्रस्ताव पारित हुआ था, इनमें ये प्रावधान थे जैसे कि किसानों को कर्ज से राहत और सूदखोर पर नियंत्रण करना, मजदूरों के लिए बेहतर सेवा शर्तें, महिला मजदूरों की सुरक्षा तथा काम के नियमित घंटे निश्चित करना, मजदूरों और किसानों को अपने यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, लगान और मालगुजारी में उचित कटौती, अलाभकारी जोतों को लगान से मुक्ति,
प्रमुख उद्योगों, परिवहन और खदान को सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखने का वायदा इस प्रस्ताव में किया गया था। इन प्रावधानों के साथ साथ कांग्रेस ने यह भी घोषणा की थी कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी भी आवश्यक है। ये भी यहाँ मान लिया गया है और इसीलिए यह कहना उचित है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन वास्तव में उनकी मूलभूत राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था। उनका कहना है, कोशिश करना हमारा फर्ज है। अगर हम अपने फर्ज को पूरा ना करें तो हम ईश्वर के गुनाहगार बनते हैं। उनका महत्वपूर्ण कार्य यहाँ हम देख रहे हैं जो देश के लिए आज भी अविस्मरणीय है, वो है देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह, सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री बने। उस वक्त 262 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया। उड़ीसा से 23, नागपुर से 38, काठियावाड़ से 250 तथा मुंबई, पंजाब जैसे 262 रियासतों को भारत में उन्होंने मिला लिया। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद राज्य को छोड़कर सरदार पटेल ने सभी रियासतों को भारत में मिला लिया था और इन तीनों रियासतों में भी जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को भारतीय संघ में मिला लिया गया और जूनागढ़ का जो नवाब था वो पाकिस्तान भाग गया। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। वहाँ के निजामों ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा था। हैदराबाद में काफ़ी मात्रा में हथियारों के आयात से सरदार पटेल चिंतित हो गए। अंततः 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई और इस वक्त जो कार्रवाई की गई थी उसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। 3 दिन बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर लिया और भारत में विलय का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी सफलता थी। आगे बात कर रहे हैं हम जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने इस भारत को एक संघ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए उनके ही जीवन को यादगार बनाने के लिए और उनकी स्मृति कायम रखने के लिए भारत सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 240 मीटर है और इसके बाद विश्व की दूसरे सबसे ऊंची मूर्ति जो है चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की है जिसकी ऊंचाई 208 मीटर है। तो ये हो गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कुछ विशेषताएं और भी है। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं कि दुनिया में जितने स्टैच्यू है जो सबसे प्रसिद्ध और ऊंचाई बताने वाले हैं उनमें भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड। इस स्मारक की कुछ विशेषता ऐसी है कि यह मूर्ति पर कांस्य लेपन है। स्मारक तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का प्रयोग होता है। मूर्ति का त्रिस्तरीय आधार जिसमें प्रदर्शनी, फ्लोहर, छज्जा, छत शामिल है। छत पर स्मारक उपवन, विशाल संग्रहालय तथा प्रदर्शनी हॉल है जिसमें सरदार पटेल की जीवन तथा योगदानों को दर्शाया गया है। एक आधुनिक पब्लिक प्लाजा भी बनाया गया है जिसमें नर्मदा नदी और मूर्ति देखी जा सकती है। इनमें खान पान स्टॉल, उपहार की दुकानें, रिटेल और अन्य सुविधाएं भी शामिल है जो पर्यटकों को बहुत अच्छा अनुभव मिलता है। सरदार पटेल का लेखन कार्य हम देख रहे हैं तो सरदार पटेल का लेखन कार्य उनके द्वारा लिखे गए पत्रों, टिप्पणियों एवं उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों के रूप में एक बृहत साहित्य के रूप में आज उपलब्ध है जिनमें भारत का विभाजन, गांधी, नेहरू, सुभाष, आर्थिक एवं विदेश नीति, मुसलमान और शरणार्थी, कश्मीर और हैदराबाद जैसी किताबें जैसे लेखन कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। उनके बारे में हम देख रहे हैं कि सम्मान और महत्वपूर्ण उनका योगदान। तो स्वतंत्र राष्ट्र में सरदार पटेल ने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया है। गुजरात के वल्लभ विद्यासागर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी।
सन 1991 में मरणोपरांत उनको भारत रत्न से नवाजा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से गुजरात में एकता की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्मारक बनाया गया। 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना सरदार पटेल की महानतम देन है। 1918 में वल्लभ भाई ने गुजरात के किसानों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ली और उन्होंने खेड़ा, जिसको हम कैरा सत्याग्रह बोलते हैं, उसकी शुरुआत की, जिसमें सूखे के कारण किसानों से राजस्व संग्रह का निलंबित करने की मांग की गई थी। 1920 में कांग्रेस ने असहयोग संघर्ष शुरू किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना अभ्यास छोड़ दिया। उन्होंने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की, जहां बच्चे सरकारी स्कूलों में जाने के बजाय अध्ययन कर सकते थे। 1928 में उन्होंने ब्रिटिश कर वृद्धि के खिलाफ, इसके पहले हम देख चुके हैं कि बारडोली में जमींदारों को सफलतापूर्वक संगठित किया उन्होंने। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार यानी नेता की उपाधि दी गई थी। 1931 में उन्होंने अपने कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिसने राजनीतिक संघर्ष से आंदोलन की प्रकृति को बदल दिया और इसे नए सामाजिक आर्थिक आयामों को जोड़ा गया। वह कांग्रेस पार्टी के मुख्य आयोजक थे और उनका संगठनात्मक ढांचे पर पूरा नियंत्रण था। वह कांग्रेस के दक्षिणपंथी प्रमुख प्रस्तावक थे और कांग्रेस की कार्यसमिति पर महत्वपूर्ण उनका प्रभाव भी होता था। कांग्रेस के अधिकार के रूप में वह नो चेंजर्स गुट का हिस्सा है और गांव के उत्थान में रचनात्मक कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका और राष्ट्रवाद के संदेश को जन तक ले जाने पर उन्होंने जोर दिया था। वह कांग्रेस संसदीय उपसमिति के अध्यक्ष भी थे, जिनका 1935 के अधिनियम के तहत 28 महीने के शासन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय पर पूरा नियंत्रण था। उन्होंने देश की आज़ादी और विभाजन के लिए अंग्रेजों के साथ हुई क्रूर वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री बने। वह गृह मामलों, सूचना, प्रसारण और राज्यों के मंत्रालय के प्रभारी बने। उन्होंने 562 रियासतों का संघ मिलाने का काम दिया गया। इन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए निजी तौर पर देशभक्ति, रियायतें और लोकप्रिय आंदोलन और सैन्य दबाव का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के साथ गठबंधन करने के लिए उन्हें जूनागढ़ और हैदराबाद में सेना भेजने के जैसे मजबूत कदम भी उठाए थे। इन मजबूत कदमों के कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अब बात करें हम पोस्ट इंडिपेंडेंस रोल। उन्होंने मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों और प्रांतीय संविधान के लिए समितियों के अध्यक्ष के रूप में एक सक्रिय भूमिका निभाई और निजी संपत्ति के अधिकार, प्रधानों के लिए प्रिवी पर्स और सिविल सेवाओं के लिए संवैधानिक गारंटी जैसे प्रावधानों को भी उन्होंने शामिल किया। विभाजन समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच देनदारी और लाभांश आवंटन की भी मदद की। उन्होंने सरदार पटेल की दृष्टि थी कि सिविल सेवा सामंजस्य और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करे। वह एक मजबूत और जीवंत संघीय प्रशासनिक प्रणाली चाहते थे जिसमें केवल अखिल भारतीय सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो। सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं का पेशावरों के एक समूह के रूप में देखा जो देश की जरूरतों और प्राथमिकताओं के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते थे, जबकि राज्य और स्थानीय प्रशासन शासन के दिन प्रतिदिन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं पर आगे और भविष्य में सोचने की जिम्मेदारी के साथ आरोप भी लगाए गए थे। और जबकि राज्य और स्थानीय प्रशासन शासन के दिन प्रतिदिन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अखिल भारतीय सेवाओं पर आगे और भविष्य में सोचने की जिम्मेदारी के साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी गई थी। उनकी राजनीतिक मूल्य प्रणाली उदारवाद, रूढ़िवाद और वेलफेयरिज्म का एक अच्छा संश्लेषण था। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल, वह गांधी जी के कट्टर अनुयायी थे और उनकी दृष्टि अहिंसा, आध्यात्मिकता, अनुशासन, नैतिक शक्ति की गांधीवादी विचारधारा के साथ थी। वह कांग्रेस के अधिकार से भी संबंधित थे, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण और स्वतंत्र भारत के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण थे। उनकी राजनीतिक दृष्टि रामराज्य
के गांधीवादी आदर्श से प्रेरित है। उन्होंने एक लोकतांत्रिक राज्य की परिकल्पना की जो भारत को प्रगति के पथ पर अग्रसर करे। व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति उनका गहरा सम्मान था, जिसने उन्हें एक उदार आर्थिक मॉडल की कतार में खड़ा कर दिया। वह राष्ट्रवाद और देशभक्ति को समाज के दो महत्वपूर्ण बंधन मानते थे। उनकी आर्थिक दृष्टि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के विचारों से भी प्रेरित थी। इसके लिए उन्होंने उच्च उत्पादन, बचत और निवेश चक्र आधारित उत्पादन का मार्ग प्रस्तावित किया था। वह राष्ट्रीयकृत औद्योगिक मॉडल से सहमत नहीं थे, क्योंकि राज्य प्रशासन के पास उनके प्रबंधन की पर्याप्त क्षमता नहीं थी। उन्होंने उदारीकृत आर्थिक तौर पर निजी खिलाड़ियों द्वारा औद्योगिक विकास की बढ़त की कल्पना की थी। उनका कहना है, यह सच है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं, मगर ऐसे लोग कभी तैरना भी नहीं सीख पाते। उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी हम देखते हैं तो उनका कहना है कि किसान की शिक्षा और कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन की उन्होंने वकालत की थी। पटेल को छोटे किसान और उनकी दुर्दशा आर्थिक की बहुत चिंता थी। उन्होंने कहा कि उत्पादकता और आयोजन बाजार में वृद्धि से छोटे किसानों की आय बढ़ सकती है। वह कमोडिटी की बिक्री में बिचौलिए की अवधारणा के खिलाफ थे, मतलब जो सूदखोर एजेंट जो थे, मध्यस्थ थे, उनको वह नहीं चाहते थे। उन्होंने किसानों और दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों का भी गठन करने की वकालत की थी। उन्होंने खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के निर्माण के लिए दृष्टि प्रदान की, जो सहकारी समितियों यानी अमूल जिसको हम बोलते हैं भारत का सबसे सफल प्रयोग बनाया था। उन्होंने न केवल चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने की मनमानी नीतियों की आलोचना की, बल्कि भूमि सुधारों और प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर संरक्षित नियमों पर भी उन्होंने जोर दिया था, जो स्पष्ट रूप से निजी संपत्ति के रखरखाव के लिए अपने राजनीतिक झुकाव को दर्शाता है, जो एक उदार आदर्श था। राज्य का उनका दृष्टिकोण उनके राजनीतिक मूल्यों के पैटर्न के अनुरूप था। उनकी अवधारणा में राज्य की स्थापना और राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना के साथ एक साथ आयोजित किया गया था। हिंदू धर्म के सुधार और अन्य धर्मों के लोगों की रक्षा करने के उनके प्रयासों ने धर्म के अधिकार के लिए उनकी लालसा को प्रतिबिंबित किया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी उन्हें उनके दृष्टिकोण में रूढ़िवादी बनाती है। उन्होंने पिछड़े समुदायों और महिलाओं की मुक्ति के लिए दबाव डाला और गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बताया, जो उन्हें एक विद्रोही बनाता है। उदारवाद, लोकतांत्रिक विचारधारा, रूढ़िवाद, व्यावहारिकता, राष्ट्रवाद और राष्ट्र पर जोर देने के कारण वल्लभ भाई पटेल की मानसिकता की विशेषता भी प्रतीत होती है। यहाँ सारांश में हम कहना चाहेंगे, किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और सरदार पटेल देश की एकता के सूत्रधार थे। राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को सदैव याद किया जाएगा। जय हिंद।